हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जिसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये चैप्टर क्यों लाया गया, उन सब के बारे में बात करते हैं। फिर इसको बुक से स्टार्ट करेंगे। एंड ये मेरा प्रॉमिस है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इसको आपको एक बार कर लोगे तो मजा आ जाएगा। यू विल लव इट, यू विल लव इट। और ये हर चैप्टर का जनरली बेस होता है, तो इसको आना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर का आना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू करते हैं इसके बेस के बारे में, फिर आगे बुक से पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज। देखो भाई, तो चैप्टर का नाम है हमारा, एक मिनट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, पहले इस हेडिंग को ही क्लियर करते हैं। 1872 वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि ये लॉ इंडिया में कब आया होगा? 1872 में। इंडियन वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि ये लॉ किस चीज का है? इंडिया का। एक्ट वर्ड का मतलब ही लॉ होता है, तो एक ऐसा लॉ जो कि इंडिया का है और जो इंडिया में कब आया था? 1872 में आया था। और ये लॉ किस चीज में डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हम नॉर्मली समझें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या, हम लोगों ने कभी रियल लाइफ में सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पॉपुलर टर्म होती है एग्रीमेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, हमने इस चीज का एग्रीमेंट करा। जैसे मकान में लोग किराएदार रखते हैं तो वो लोग रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, है ना। अगर हम किसी को मकान बेचते हैं तो सेल एग्रीमेंट साइन होता है, उसको सेल डीड बोलते हैं। तो ऐसे आपने एग्रीमेंट टर्म जनरली सुना होगा। अगर कंपनी में आपके फादर या आपके ब्रदर, कभी आप खुद भी कभी नौकरी ज्वाइन करी हो, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन होता है। तो एग्रीमेंट टर्म ज्यादा पॉपुलर है। तो अभी आप ये मानो कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम है, हालांकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है, अभी समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये मानो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेम है। तो इसका मतलब ये क्या, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए टेम्परेरी बोल रहा हूं मैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है, अभी समझाने लगूं। एग्रीमेंट जो होता है और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग चीजें हैं। वैसे अभी के लिए आप ये मान लो कि दोनों सेम है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमारे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट का लॉ 1872 में आया है, तो क्या 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? सर देखो, 1872 में तो इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लॉ ही आ गया, तो उसके बाद इसका मतलब क्लियर है कि 1872 के बाद इंडिया में जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपस में, दो बंदे जब भी एग्रीमेंट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 लगेगा। क्वेश्चन मेरा यह है कि 1872 से पहले, 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर होते होंगे, कोई लॉ नहीं होता होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर होते ही नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम 1872 के बाद होने शुरू हुए होंगे। मतलब तुम्हारे कहने की सेंस है कि 1872 से पहले इंडिया में समझौते होते ही नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं थे, एग्रीमेंट होता ही नहीं था, है? 1872 से पहले होता तो था। अब वो कैसे होता था पहले? 1872 के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते थे, ताकि बैकग्राउंड समझ आएगा तो फिर ये समझ आएगा कि ये लॉ लाया क्यों गया। 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो लॉ हुआ करते थे, एक होता था एचपीएल और एक होता था एमपीएल। 1872 से पहले इंडिया में अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो लॉ हुआ करते थे मेनली, एक होता था एचपीएल, एक होता था एमपीएल। एचपीएल स्टैंड्स फॉर हिंदू पर्सनल लॉ, एंड एमपीएल स्टैंड्स फॉर मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसको हम इस्लामिक लॉज भी बोलते हैं। एचपीएल स्टैंड्स फॉर हिंदू पर्सनल लॉ, एमपीएल स्टैंड्स फॉर मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसको हम इस्लामिक लॉ भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, इस्लामिक लॉ वर्ड तो सुना होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ ना भी सुना हो। तो बहुत सिंपल था, अगर एक हिंदू और हिंदू आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा लॉ लगता होगा? हिंदू, हिंदू पर्सनल लॉ। अगर एक मुस्लिम और मुस्लिम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा लॉ लगता होगा? मुस्लिम लॉ। इसके अलावा सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख, हिंदू के अंदर कौन कौन आते हैं? सिख, जैन और बुद्धिस्ट, वो भी हिंदू की कैटेगरी में आते हैं।
सिख, जैन और बुद्धिस्ट किसकी कैटेगरी में आते हैं? हिंदू की कैटेगरी में। तो अगर वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा लॉ लगता होगा? हिंदू पर्सनल लॉ। लेकिन जो बाकी रिलीजन के लोग हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए इंडिया में कोई लॉ ही नहीं था। तो और एक चीज और भी समझने वाली थी कि अगर हिंदू हिंदू कर रहा है हिंदू लॉ, मुस्लिम मुस्लिम कर रहा है मुस्लिम लॉ। लेकिन कभी जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते वक्त क्या हम किसी का रिलीजन देखते हैं? सबका मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है, सबका मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है। तो मान लो अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन सा लॉ लगेगा? यहां पे बड़ी दिक्कत है। तो उस टाइम पे दोनों लॉ में यह लिखा हुआ था कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपकी चॉइस है कि दोनों में से कोई एक लॉ फॉलो कर लो। अब मान लो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मान लो इन्होंने हिंदू लॉ डिसाइड करा कि ये हिंदू लॉ फॉलो करेंगे। इन्होंने डिसाइड क्या करा कि ये लोग हिंदू लॉ फॉलो करेंगे। अब एक चीज तो मानते हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सब सही सलामत रहा, कॉन्ट्रैक्ट सही सलामत रहा मतलब मान लो मैंने सामने वाले को बोला कि मेरे को माल चाहिए, सामने वाले ने बोला मैं माल सप्लाई कर दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे देना। मान लो मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने मेरे को सामान दे दिया। अगर सब सही सलामत रहा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मान लो मैंने उसको पैसे दे दिए, वो मेरे को माल सप्लाई नहीं कर रहा, या उसने मेरे को माल सप्लाई कर दिया, मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया तो क्या आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा? डिस्प्यूट अराइज होगा। अब जब डिस्प्यूट अराइज होगा तो हिंदू क्या बोलेगा? मैं अपने लॉ से जाऊंगा, और मुस्लिम क्या बोलेगा? मैं अपने लॉ से जाऊंगा, क्योंकि हिंदू लॉ में हिंदुओं को रिलीफ ज्यादा होंगे और मुस्लिम लॉज के अंदर मुस्लिम को रिलीफ ज्यादा होंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो दोनों बोलेंगे हम अपने अपने लॉ को फॉलो करेंगे। लेकिन डिसाइड तो क्या हुआ था? हिंदू लॉ। लेकिन आखिरी में वो लोग मानते ही नहीं, लड़ पड़ते थे। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए और ताकि बाकी रिलीजन्स जो हैं उन लोगों के लिए तो कोई लॉ ही नहीं था, वो लोग तो बेचारे अपने ट्रस्ट के बेस पे, कॉन्फिडेंस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनके लिए कोई रिटर्न लॉ तो था नहीं। इन सारी चीजों को हटाने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, सेक्स क्या है बंदे का, मेल फीमेल, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, इन सारी चीजों को हटाकर एटसेट्रा एक नया लॉ बनाया गया जिसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसको लाने का लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ आ गया कि अब ये जेंडर न्यूट्रल है। ये लॉ क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। ये लॉ जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल भी है, मतलब ये मेल फीमेल को भी फर्क नहीं करता, प्लस ये रिलीजन न्यूट्रल भी है। ये किसी रिलीजन से भी भेदभाव नहीं करता। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रिलीजन के हो, ये हर लॉ पे यूनिफॉर्म लगता है, हर रिलीजन पे यूनिफॉर्म लगता है। तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, हर एक बंदे को अगर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अब उसको एक ही लॉ फॉलो करना है। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए। एक ही लॉ फॉलो करना है। कोई सामान खरीदना है, बेचना है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक ही लॉ फॉलो करना है। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा कि 1872 से पहले क्या होता था। तो 1872 से पहले तुमसे कोई पूछ ले कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉन्ट्रैक्ट तो होते थे लेकिन उसके अंदर रिलीजन के बेस पे पार्शियलिटी हुआ करती थी, दिक्कतें हुआ करती थी बहुत सारी। तो उसको हटाकर एक जेंडर न्यूट्रल लॉ और रिलीजन भी न्यूट्रल लॉ लाया गया, न्यूट्रल लॉ लाया गया, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जो कि सारे रिलीजन पे यूनिफॉर्मली लगता है। अब बात करते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि देखो 1872 क्या डिनोट करता है? लॉ इंडिया में 1872 में आया। एक्ट का मतलब क्या है? लॉ। इंडियन का मतलब इंडिया का है। अब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अगर हम इन दो चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लॉ ये कहता है कि अगर हम इन दो चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। समझ आ रहा है ना? एग्रीमेंट किसका पार्ट है? कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। यहां पे आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज है, एग्रीमेंट एक अलग चीज है। जनरली हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को सेम मान लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अब हम उसी को समझने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी भी जुड़ेगी। जब दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तब क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैंने आपको बोला आई वांट टू सेल यू दिस पेन एट ₹10। यू सेड सर आई एम विलिंग टू बाय दिस पेन एट ₹10। क्या मैंने आपको ऑफर दिया था क्या ये पेन 10 रुपए में खरीद लो, और आपने मेरे को एक्सेप्टेंस दी है कि हां मैं पेन 10 रुपए में खरीदने को तैयार हूं?
तो ये एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब हम रियल लाइफ में रोज ही एग्रीमेंट करते हैं। हम किराने वाले की दुकान पे गए, हमने उसको बोला भैया एक कोक की बोतल देना, हमने उसे क्या दिया है, ऑफर। उसने कहा भैया ये लो 50 रुपए की बोतल है, हमने उसे पैसे पकड़ाए, उसने हमारे को कोक की बोतल दे दी, उसने हमारे को क्या दी, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। हम एक मोमोज वाले की दुकान पे गए, हमने कहा भैया एक प्लेट मोमोज लगा दो, हमने उससे पूछा कितने की है, उसने कहा 50 रुपए की, हमने उसे 50 रुपए दी, उसने हमारे को एक प्लेट मोमोज लगा कर दे दी। हमने उसे क्या दिया था, ऑफर, उसने हमारे को क्या दी थी, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट हो गया। हम एक रिक्शे वाले के पास गए, हमने उसको बोला भाई मेरे को उस जगह पर ले जा, हमने उसे क्या दिया, ऑफर, उसने कहा बैठ जाओ रिक्शे में मैं ले जाता हूं, उसने हमारे को क्या दिया, एक्सेप्टेंस, वो हमारे को ले गया, हमने उसको पैसे दे दिए, एग्रीमेंट हो गया। इसका एग्रीमेंट तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, एग्रीमेंट तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और हम बचपन से करते आ रहे हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। आप ओरल करो या राइटिंग करो उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। आप लिख कर करो, जैसे हम लोग रेंट एग्रीमेंट करते हैं, घर में किराएदार रखते हैं, तो हम वो राइटिंग में करते हैं। लेकिन हम जो किराने वाले की दुकान पे आते हैं उसको बोलते हैं भैया एक कोक की बोतल दे दो, एक चॉकलेट दे दो, एक ब्रेड दे दो, बटर दे दो, कुछ भी दे दो, तो हम ओरली करते हैं। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट एग्रीमेंट है। तो मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और एग्रीमेंट क्या होता है हमारे को समझ आ गया। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब साथ में एनफोर्सेबिलिटी भी होगी, जब साथ में क्या होगी, एनफोर्सेबिलिटी भी होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अगर एनफोर्सेबिलिटी साथ में होगी तो क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। देखो एनफोर्सेबिलिटी का जनरल मतलब होता है हिंदी में लागू करना। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लागू करना। लेकिन यहां पे एनफोर्सेबिलिटी का मतलब लागू करना नहीं है। यहां पे एनफोर्सेबिलिटी के लिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में 6 कंडीशंस दी हुई हैं। कितनी कंडीशन दी हुई हैं, 6। अगर आप वो 6 कंडीशंस पूरी कर लोगे तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर आप वो 6 कंडीशंस, 6 में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं कर पाए तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको 2 चीजें पूरी करनी है, क्या, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो हमारे को समझ आ गया। एनफोर्सेबिलिटी करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एनफोर्सेबिलिटी का जनरल मतलब तो क्या होता है, लागू करना। लेकिन यहां पे एनफोर्सेबिलिटी के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 की 6 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो 6 कंडीशंस पूरी कर दी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो 6 कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब वो 6 कंडीशंस क्या हैं, अब हम उनको समझते हैं। 6 कंडीशंस क्या हैं उसको समझते हैं। लिखो, एनफोर्सेबिलिटी 6 कंडीशंस। कहां दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में एनफोर्सेबिलिटी की 6 कंडीशन दी हुई हैं। अब वो 6 कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली कंडीशन है कंपीटेंट पार्टीज। कंपीटेंट पार्टीज, कंपीटेंट का मतलब होता है योग्य, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य। तो एक ऐसी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है उसे हम बोलते हैं कंपीटेंट पार्टी। और हमारा लॉ कहता है कि इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है 3 लोगों को छोड़कर। तो वो कौन से 3 लोग हैं हम उनको समझ लेते हैं। 3 बंदे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा हर बंदा कर सकता है। तो वो 3 बंदे कौन से नहीं कर सकते उसको समझ लेते हैं। वो 3 को छोड़कर बाकी हर बंदा इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वो 3 बंदे इनकम्पीटेंट पार्टी हैं। तो बाकी 3 को छोड़कर इंडिया में हर बंदा कंपीटेंट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य माना जाता है। तो वो 3 कौन कौन से इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पहले उसको समझेंगे। तो ब्लॉक पहली कंडीशन क्या है, कंपीटेंट पार्टीज होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है, लॉ क्या कहता है, एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज, लॉ क्या कहता है, हर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है। एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 पर्सन्स। तीन बंदों को छोड़कर हर बंदा इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है। वो 3 बंदे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पहला आता है माइनर। माइनर कौन है, जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ। तो छोटे बंदों को इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट, छोटे बच्चे जो भी 18 साल के नहीं हुए उनको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड।
अनसाउंड माइंड मतलब एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग काम नहीं करता। यह भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड है, इडियट, लुनेटिक और ड्रंकर्ड। इडियट, लुनेटिक और ड्रंकर्ड। अच्छा, इडियट और लुनेटिक में क्या फर्क होता है? लुनेटिक का मतलब होता है मेंटल, जिसको आप अपनी भाषा में मेंटल बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि इडियट और मेंटल में क्या फर्क होता है, क्योंकि हर बंदा इंडिया में लोगों को सेम ही समझता है। हम किसी को बोल देते तो मेंटल है, किसी को बोल देते तो इडियट है। हम लोग तो हर किसी को सेम बोल देते हैं। तो हमारी नजरों में तो इडियट और मेंटल सेम है। क्या इडियट और मेंटल में कोई फर्क होता है? कोई तो फर्क होता होगा, तभी लॉ मेकर ने दोनों को अलग अलग लिखा है। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब जिनका दिमाग काम नहीं करता, उसमें कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं, इडियट, लुनेटिक और ड्रंकर्ड। तो इडियट, तो हमें इडियट और लुनेटिक में फर्क समझना है। इडियट वर्ड तो हमने सुना हुआ है, लुनेटिक का मतलब होता है मेंटल। तो इडियट और मेंटल में कोई फर्क होता है? सर होता है, इडियट और मेंटल में फर्क होता है। ये देखो, ज्यादातर ये टर्म ना, इडियट टर्म लड़कियां बोलती हैं, यू आर एन इडियट, है ना, पागल है क्या, है ना, ऐसे बोल देती हैं। ये इडियट है क्या, बोल देती हैं। लड़के थोड़ी बोलते, लड़के तो कुछ और ही बोलते हैं, तेरी ऐसे करके, है ना। तो लड़के थोड़ी बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं। तो हालांकि आजकल लड़कियां भी लड़कों वाली कैटेगरी में है, लेकिन स्टिल इडियट और लुनेटिक में कोई फर्क होता है? अब फर्क तो होता है। क्या फर्क होता है? लॉ, इडियट, देखो लॉ कहता है इडियोसी जो है, इडियट वर्ड निकला है इडियोसी से, और इडियोसी जो है ना वो कोजेनिटल डिफेक्ट है। कोजेनिटल डिफेक्ट, कोजेनिटल डिफेक्ट का मतलब होता है जो बचपन से ही डिफेक्ट है। कोजेनिटल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो डिफेक्ट बचपन से ही है। इडियोसी इज अ कोजेनिटल डिफेक्ट, जो कि बचपन से ही है। मतलब इट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। इडियोसी कैसे होती है? लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। मतलब तुमने कभी देखा होगा कोई बच्चा पैदा हुआ, वो हाइट वाइज ग्रो कर रहा है, उम्र वाइज ग्रो कर रहा है, लेकिन दिमाग वाइज ग्रो नहीं कर रहा, माइंड वाइज ग्रो नहीं कर रहा। उसका बिहेव बच्चों वाला ही है। मान लो वो 30 साल का हो गया और 30 साल के बाद भी मम्मी को बोल रहा है मम्मी टॉफी दिलवा दो। मतलब वो कैसे वाले हालात हैं उसके कि वो एज वाइज ग्रो कर गया, लेकिन माइंड वाइज ग्रो नहीं कर रहा। ऐसे बंदे को हम बोलते हैं इडियट। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? इडियट। दूसरा आता है लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब होता है मेंटल। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पहले कभी सही थे, बाद में पागल हो गए। जैसे मान लो कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेशन से बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसको इलाज करवाना पड़ गया, उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ गया मेंटल हॉस्पिटल में। तो ये ऐसे लोग हैं जो ठीक हो सकते हैं लेकिन अभी पागल हो गए हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो ठीक हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं। और तीसरा आता है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड का मतलब कौन है? जो नशे में है। अब ड्रंकर्ड के अंदर ना खाली पीने वाले लोग नहीं आएंगे, लॉ कहता है ड्रंकर्ड में ड्रिंक वाले लोग भी आएंगे और ड्रग्स वाले लोग भी आएंगे। तो मान लो कोई बंदा है, वो कहता है मैं पीता नहीं हूं, मैं सूंघता हूं, ड्रग्स लेता हूं, तो वो भी किसमें आएगा? ड्रंकर्ड की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ड्रंकर्ड में 3 लोग आते हैं। अच्छा, तो लॉ क्या कहता है? देखो, इडियट एक ऐसा बंदा है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो इडियट के साथ किया गया एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। इडियट के साथ किया गया एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इडियट के साथ किया गया एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है। लेकिन लुनेटिक और ड्रंकर्ड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कोई पागल था, उसका इलाज चला मेंटल हॉस्पिटल में और वो ठीक हो गया, तो अब हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोबारा पागल हो गया तो अब हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लुनेटिक ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ठीक हो गया तो हम इलाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सेम ड्रंकर्ड जब तक नशे में है हम तब तक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने उसके साथ तब कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो वॉइड होगा। लेकिन अगर वो नशे के बाहर है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वैलिड माना जाएगा, वो ओके माना जाएगा। इसका मतलब, मगर इडियट के साथ हम कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो ऑलवेज वॉइड होगा, क्योंकि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। इसीलिए इंडिया में मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, इडियट हॉस्पिटल नहीं होते, क्योंकि इडियटों का इलाज पॉसिबल नहीं है, मेंटलों का इलाज पॉसिबल है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, तुमने अगर शाहरुख वो ऋतिक रोशन की पिक्चर देखी हो, कोई मिल गया, तो कोई मिल गया का बेस्ट एग्जांपल है इडियट वाला। वो हाइट वाइज ग्रो कर गया था लेकिन उसका ब्रेन जो था वो बच्चों वाला ही था। मगर उस पिक्चर में तो क्या था कि उसको वो जादू मिल गया था, तो जादू ने उसको ठीक कर दिया था। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होने वाला ना। तो रियल लाइफ में इडियटों का इलाज पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इंडिया में इडियट हॉस्पिटल नहीं होते, मेंटल हॉस्पिटल होते हैं। क्योंकि मेंटलों का इलाज पॉसिबल है लेकिन इडियटों का इलाज पॉसिबल नहीं है। तो इडियट के साथ किया गया एग्रीमेंट ऑलवेज वॉइड होता है, लेकिन मेंटल के साथ किया गया एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। अगर वो पागल है तो वो वॉइड होगा, अगर वो ठीक हो गया तो वो वैलिड होगा।
और ड्रंकर्ड के साथ किया गया एग्रीमेंट भी अगर वो नशे में है तो वो वॉइड होगा, अदरवाइज वो वैलिड होगा। और वॉइड का मतलब क्या होता है? यूजलेस। तो पहला हो गया, हम क्या पढ़ रहे थे? कंपीटेंट पार्टीज। पहली कंडीशन है कंपीटेंट पार्टी, और इंडिया में हर बंदा कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कितने लोगों को छोड़कर? 3 लोगों को छोड़कर। कौन कौन सा? पहला आ गया माइनर, दूसरा आ गया पर्सन ऑफ अनसॉन माइंड, तीसरा आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीसरा आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब है एक ऐसा बंदा जिसको भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, जिसको लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालीफाई कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं बना रखा। ऐसे बंदे को बोलते हैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो कोई बंदा भी जेल में है किसी गुनाह की वजह से, तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है संजय दत्त, सलमान खान। तो जैसे इन लोग आपने देखा होगा क्राइम के वजह से जेल में गए थे, तो जब तक ये जेल में है तब तक ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट खत्म हो गया कंपीटेंट पार्टी। तो इंडिया में हर बंदा, पहली कंडीशन क्या है? कंपीटेंट पार्टी। और इंडिया में हर बंदा कंपीटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है। कितने लोगों को छोड़कर? 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, पर्सन ऑफ अनसॉन माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इन 3 लोगों को छोड़कर इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं, सेकंड कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन इज फ्री कंसेंट। नेक्स्ट कंडीशन इज फ्री कंसेंट। देखो, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी बर्डन या विदाउट एनी प्रेशर। विदाउट एनी बर्डन या विदाउट एनी प्रेशर। तो जब 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं किराने वाले की दुकान पे गया, मैंने उसको बोला भैया एक चॉकलेट चाहिए। कितने की? उसने कहा 100 रुपीज की। मैंने उसे 100 रुपीज दिए, उसने मेरे को चॉकलेट दे दी। क्या मेरे ऊपर चॉकलेट खरीदने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला था? आंसर इज नहीं। क्या दुकानदार के ऊपर चॉकलेट बेचने के लिए किसी ने कोई प्रेशर डाला था? आंसर इज नहीं। दिस इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। इसी को हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। लेकिन केस 2, मान लो मैं एक नई बाइक लेकर आया हूं, 2 लाख रुपए की बाइक है, और मान लो कि मैं किसी रोड से जा रहा हूं, वहां के बदमाश ने मेरे को रोक लिया। वहां के किसी बदमाश ने मेरे को रोक लिया। उसने बोला भाई बाइक लेकर आया? मैंने कहा हाँ। कह रहा कितने की लेकर आया? मैंने कहा 2 लाख रुपए की। उसने मेरे कान पे रैप्टा मारा एक, उसने बोला 50,000 रुपए दूंगा, बाइक की चाबी दे और चलता बन। मैंने कहा भाई मैं अभी अभी 2 लाख की बाइक लेके आया हूं, तेरे को 50,000 में कैसे दे दूं? वो कह रहा दे रहा नहीं दे रहा, बताऊं तेरे को अभी। अब मैंने डर के मारे उसको बाइक दे दी, 50,000 में बेच दी अपनी बाइक। तो यहां पे भी मैंने कंसेंट दी है, लेकिन क्या वो फ्री है या कोई प्रेशर था? प्रेशर था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर था। तो दिस इज नॉट फ्री कंसेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी तरफ कोई दबाव है तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? दोनों पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लॉफुल ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब है यहां पे बिजनेस। ऑब्जेक्ट का मतलब है यहां पे बिजनेस। मान लो मैंने एक कंपनी खोली और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है चरस गांजा बेचूंगा। क्या ये लीगल है? लॉफुल है? अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। लेकिन मैं रेडीमेड गारमेंट बेचूंगा, दैट इज लॉफुल। इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो मेरा धंधा करने का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। थर्ड, लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। पहले हम कंसीडरेशन का मतलब समझ लेते हैं। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। और कंसीडरेशन, ऐसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं किराने वाले की दुकान पे गया, मैंने उसको बोला भैया एक पेप्सी की बोतल दे दो। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? पेप्सी की बोतल। मैंने पूछा कितने की है? उसने कहा 50 रुपए की। उसको मैंने 50 रुपए दे दिए। दुकानदार के लिए कंसीडरेशन क्या है? 50 रुपए। तो कंसीडरेशन मतलब होता है एक दूसरे के बदले में, जब हम सामान ले रहे हैं तो बदले में पैसा दे रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए वो कंसीडरेशन हो गई। तो मेरे लिए सामान हो गया कंसीडरेशन, उसके लिए पैसा हो गया कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ मिलना, बदले में कुछ मिलना। तो मेरे को उस दुकान वाले से सामान मिल रहा है 50 रुपए के बदले में, और उसको मेरे से बदले में क्या मिल रहे हैं? 50 रुपए मिल रहे हैं। इट शुड बी लॉफुल, इट शुड बी
लॉफुल। मैं किसी के पास गया, मैंने उसको बोला भाई 1000 रुपए दूंगा, एक अफीम का पैकेट दे दे। मैंने उसे 1000 रुपए पकड़ा, उसने मेरे को अफीम के पैकेट दे दिया। मैंने कहा चलो भाई आज रात का काम हो गया, सूंघने का। ये इसका मतलब उसने मेरे को कंसिडरेशन तो दी, लेकिन क्या वो कंसिडरेशन लॉफुल है अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। तो बच्चा पूछते सर थर्ड और फोर्थ पॉइंट में फर्क क्या है? थर्ड पॉइंट सेलर के एंगल से, फोर्थ पॉइंट कस्टमर के एंगल से। सेलर जो सामान बेचेगा वो भी लॉफुल बेचेगा, और कस्टमर जो सामान खरीदेगा वो भी लॉफुल खरीदेगा। तो ले देखिए 4 कंडीशन हो गई। सबसे पहली कंडीशन थी कंपीटेंट पार्टी, सेकंड कंडीशन थी फ्री कंसेंट, थर्ड कंडीशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ कंडीशन है लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ कंडीशन है एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, यूजलेस, व्यर्थ। तो दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए बी को बोलता है तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे हैं गिन के दिखा दे। क्या बी गिन पाएगा? उन तारों को गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, और लॉ कहता है चीज वो होनी चाहिए जो पॉसिबल हो। एग्जांपल 2, ए बी को बोलता है 2 लाख रुपए दूंगा, जुपिटर पे जाके 10 पंखे बेचा। अब जुपिटर में स्कूटर की बात नहीं कर रहा, एनदर प्लैनेट की बात कर रहा हूं। क्या वो बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। क्या जुपिटर पे जाके पंखे बेचना अलाउड है, मतलब पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं होती उसे हम बोलते हैं वॉइड। तो आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। लेकिन ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, मेरे को अपनी कार बेच दे, ये चीज पॉसिबल है तो वो वॉइड नहीं है। ये चीज पॉसिबल है 5 लाख रुपए, तो कार ले लो। लेकिन तारे गिनना तो पैसे देकर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब लॉ क्या कहता है, दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहां पे लिखा है एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, का मतलब है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो यूजलेस नहीं होना चाहिए, काम का होना चाहिए। छठा, दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। लीगल रिलेशन होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो 6 कंडीशन है ना, लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशन लिखना, इसके आगे लिखना लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशन। लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशन। दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है समझाता हूं। अच्छा, और एक चीज और, ये जो 6 कंडीशन है ना, ये सेक्शन 10 में की नहीं है, ये सेक्शन 10 की नहीं है, ये किसी और सेक्शन में दी हुई है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए नेसेसरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए नेसेसरी है, तो इसलिए मैं इसको सेक्शन 10 में ही लिख देता हूं। अदरवाइज सेक्शन 10 की कंडीशन नहीं है। सेक्शन 10 में 5 ही कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट 5। ये जो 6 कंडीशन है सेक्शन 10 का पार्ट नहीं है, ये किसी दूसरे सेक्शन में दी हुई है, लेकिन इसको भी करना जरूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो इसलिए मैं इसको सेक्शन 10 के साथ ही लिख रहा हूं। तो 6 कंडीशन लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशन। मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको बोला डेट पे चलते हैं, उसने कहा चलते हैं। मैंने कहा कहां जाएगी? उसने कहा 5 स्टार होटल में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने 5 स्टार होटल बुक कर दिया, खाना वाना बुक कर दिया, कैंडल नाइट डिनर बुक कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो मैंने उसको ऑफर दिया डिनर पे जाने के लिए और डेट पे चलने के लिए, यस। क्या लड़की ने मेरे को एक्सेप्टेंस दी है कि वो डेट पे आएगी? आंसर इज यस। क्या एग्रीमेंट हो गया? एग्रीमेंट हो गया। अब क्या हुआ, अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया। अब मैंने उसको बोला कितने बजे चलेगी? उसने बोला रात को 8 बजे चलूंगी। मैंने उसको 5 बजे फोन करा, मैंने कहा आ रही है? कह रही हाँ हाँ पक्का आ रही हूँ, बस अभी पार्लर जा रही हूँ तैयार होने। मैंने 6 बजे फोन करा, मैंने कहा कहां है? कहती पार्लर में हूँ, बस निकलने लगी हूँ तैयार होके। मैंने 7:30 बजे फोन करा, मैंने कहा कहां है? कह रही बस तैयार होके निकल गई हूँ, बस अब कैब करने लगी हूँ। मैंने 8 बजे फोन करा, उसने फोन ही नहीं उठाया। मैंने 9 बजे फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने 10 बजे फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया, वो आई ही नहीं, धोखा दे गई। फिर मैंने अपने दोस्तों को फोन करा, मैंने कहा यार मैंने इतना सारा खाना बुक कर लिया, आकर खा जाओ। वो आ गए सारे मिनट से पहले खाना खाने। अब मेरी सोचने वाली चीज बताना, मेरे को सोचने वाली चीज बताना, यहां पे अब मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया, तो क्या मैं उसके ऊपर केस कर दूं? आंसर इज नो, मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। क्या मेरा और उसका, मेरी गर्लफ्रेंड का रिलेशन लीगल था, सोशल था? सोशल था। और लॉ क्या कहता है? रिलेशन लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी मम्मी है और आज आपको किसी रिश्तेदारों का फोन आया आपकी मम्मी को कि आज हम सारे आपके घर में डिनर करने आ रहे हैं। पहले आपकी मम्मी क्या करेगी? सबसे पहले तो रिश्तेदारों को गालियां देगी,
साहब को आज ही आना था। ऐसा ही होता है ना, फिर कलप कलप के खाना बनाएंगी, चलो रेडी हो गया खाना वाना। अब मान लो आपकी मम्मी अब खाना रेडी कर दी है, रिश्तेदारों का फोन आ गया आधे घंटे पहले, रात को आने से आधे घंटे पहले, मान लो हमने बोला रात को 9 बजे आएंगे, 8:30 बजे फोन आ गया कि हम नहीं आ रहे, हमारे को कोई काम पड़ गया, हम इस बार आज रात को नहीं आ रहे। रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, मम्मी ने सारा खाना बना के रखा था, वो सारा बर्बाद हो गया। अब मम्मी पहले से ज्यादा गालियां देंगी, पहले उनके आने पे कलप रही थी, अब ना आने पे कलपेंगी। क्या मम्मी परेशान है कि मैंने इतना खाना बना दिया, सब बर्बाद जाएगा? इसका मतलब रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया। क्या पहले रिश्तेदारों ने आपकी मम्मी को ऑफर दिया था कि आज हम आपके घर में डिनर करने आ रहे हैं? आंसर इज यस। क्या आपकी मम्मी ने एक्सेप्टेंस दी थी कि आ जाओ? यस। एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन रिश्तेदार नहीं आए, तो क्या मम्मी अब आपके रिश्तेदारों पे केस कर दे? आंसर इज नो, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपका और आपके रिश्तेदारों का, आपकी मम्मी का और रिश्तेदारों का रिलेशन सोशल है, लीगल नहीं है। तो रिलेशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। तो ये 6 कंडीशंस हैं। अगर ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये 6 की 6 कंडीशन पूरी होंगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, वरना वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब मैं तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दिखाता हूं। मान लो मैं एक शोरूम में गया और मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को कार खरीदनी है। क्या मैंने उसको ऑफर दिया? आंसर इज यस। उसने कहा भैया खरीद लो, उसने एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने कहा कितने की? उसने कहा 10 लाख रुपए की है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूं। तो मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए, उसने मेरे को कार दे दी। एग्रीमेंट हो गया? एग्रीमेंट हो गया। अब हमारे को देखना पड़ेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा। पहली बात, कंपीटेंट पार्टी। क्या मैं माइनर हूं? आंसर इज नहीं। क्या मैं अनसाउंड माइंड हूं? आंसर इज नहीं। क्या मैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड हूं, मैं जेल में हूं? आंसर इज नहीं। तो मैं कंपीटेंट पार्टी हो गया। दूसरा, शोरूम वाले के एंगल से, क्या शोरूम वाला माइनर है? नहीं। अनसाउंड माइंड है? नहीं। डिस्क्वालीफाइड है? नहीं। तो शोरूम वाला भी कंपीटेंट पार्टी हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा, क्या मेरे ऊपर फ्री कंसेंट होनी चाहिए? क्या मेरे ऊपर कार खरीदने के लिए किसी ने कोई प्रेशर डाला है? नहीं। क्या शोरूम वाले के ऊपर कार बेचने के लिए किसी ने कोई प्रेशर डाला? आंसर इज नहीं। इसका मतलब दोनों तरफ से कंसेंट भी फ्री है। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या इंडिया में कार बेचना लॉफुल है? आंसर इज यस। फोर्थ, लॉफुल कंसिडरेशन। क्या कार खरीदना लॉफुल है? आंसर इज यस, लॉफुल है। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। क्या ये वॉइड है? आंसर इज नहीं। पैसे तो चीज ले लो, वॉइड नहीं है। छठा, क्या शोरूम वाले और मेरे बीच में लीगल रिलेशन बनेंगे? आंसर इज यस। सोशल नहीं बनेंगे, लीगल बनेंगे। प्रॉपर मेरे नाम पे आरसी ट्रांसफर होगी गाड़ी की, प्रॉपर मेरे नाम पे कागज साइन होंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनेगी, और शोरूम और मेरे वाले बीच में क्या है? रिलेशन लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी कभी भी हमारे को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमारे को 2 चीजें देखनी है। क्या? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। अगर सारी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी के लिए हमारे को सेक्शन 10 की कितनी कंडीशन पूरी करनी है? 6। अगर 6 की 6 कंडीशन पूरी हो गई तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब फटाफट रिपीट करो, 6 कंडीशन क्या आती? कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, एंड लीगल रिलेशंस। अगर ये 6 कंडीशन पूरी हो गई तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर 6 में से एक भी रह गई तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। तो अब यहां पे लिख देते हैं, इफ एन एग्रीमेंट fulfills all the above mentioned conditions, then it will become contract. अगर किसी एग्रीमेंट में सारी की सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। चलो तुमको यहां तक तो समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, सोच के जवाब देना। सोच के जवाब देना, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। तो क्वेश्चन मेरा ये है, सोच समझ के जवाब देना कि एग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? एग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ज्यादा बड़ा है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट में तो खाली 2 ही चीज होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। तो बहुत सारे सोचते हैं कि एग्रीमेंट का स्कोप छोटा है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बड़ा है। एक्चुअल लाइफ के अंदर एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है। स्कोप किसका वाइडर है? एग्रीमेंट का वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का नैरो स्कोप है। अब इसका लॉजिक समझाता हूं कैसे। क्योंकि एग्रीमेंट तो हमेशा हो ही जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मान लो मैं माइनर हूं, मैं किसी की दुकान पे गया, मेरे को सामान खरीदना है, तो मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट तो हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कंपीटेंट पार्टी नहीं हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना लेकिन एग्रीमेंट हो गया।
इसका मतलब एग्रीमेंट हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कब बन पाएगा जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशन एक साथ पूरी होंगी तब। इसका मतलब एग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट नैरो है। एग्जांपल एक और लेके बात करते हैं। मान लो मैं किसी के पास ड्रग्स लेने गया, मैंने उसको बोला ड्रग्स खरीदने हैं, तो क्या मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दे दी, भाई खरीद ले। एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। इसका मतलब एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। इसका मतलब एग्रीमेंट तो हमेशा बन जाता है ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कब बन पाएगा जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी होंगी। इसका मतलब एग्रीमेंट का स्कोप बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, लेकिन एग्रीमेंट तो हमेशा बन ही जाता है ऑफर एक्सेप्टेंस होने के बाद। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कब बन पाएगा जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी होंगी तब। तो इसका मतलब एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप। तो इसलिए एक चीज कही जाती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है? जब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी हो। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अच्छा, मैंने माइनर के साथ एग्रीमेंट करा है, तो वो एग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि माइनर कंपीटेंट पार्टी नहीं है। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी होने के बाद। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। और दूसरी बात स्कोप की, किसका स्कोप बड़ा है? एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कब हो पाएगा? जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। अब हमने पूरा यहां से समझ लिया, अब इसको बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। अब जरा देखना पड़े ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो सिंपल सी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, क्योंकि दो ही चीज यहां पे मेन है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब ये दोनों चीजें क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है? सेक्शन 10 की 6 कंडीशन जो हमारे को पूरी करनी है। अब आता है एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? अब लाइन पढ़ना ध्यान से। एवरी ये टेक्निकल वर्डिंग। सिंपल वर्ड्स में तो हमारे को पता है एग्रीमेंट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में तो लिखा हुआ मैंने, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये तो हमारे को पता ही है कि मैंने सामने वाले को ऑफर दिया, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दिया, एग्रीमेंट है। ये तो हो गई मेरी वाली वर्डिंग। टेक्निकल वर्डिंग, अच्छा तुम इसको भी लिख के आ सकते हो पेपर में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट है, पेपर में लिख कर आ सकते हो। अब टेक्निकल वर्डिंग क्या है? जो लॉ मेकर ने डिफाइन कर रखी है। सेक्शन 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट डिफाइन है, और यहां पे क्या लिखा है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब है समझना, इसका क्या मतलब है समझना। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी। मान लो ए ने बी को वादा करा, ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं तेरे को अपनी कार सेल कर दूंगा, कार बेच दूंगा। कितने की? 2 लाख रुपए की, एट रुपीज 2 लाख। बी ने ए को वादा करा, प्रॉमिस करा कि मैं तेरी कार खरीद लूंगा 2 लाख रुपए की। ए ने बी को वादा करा कि मैं तेरे को कार बेच दूंगा, बी ने ए को वादा करा मैं तेरी कार खरीद लूंगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, क्या दोनों के प्रॉमिस मिलाकर क्या बन गए? सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं? जब ए बी को कार दे रहा है तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? कार। और बी ए को बदले में क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? पैसे। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और इसको हम सिंपल सी भाषा में बोले तो ए ने बी को ऑफर दिया था कि मैं तेरे को अपनी कार बेचना चाहता हूं, और बी ने ए को एक्सेप्टेंस दी थी कि मैं तेरी कार खरीद लूंगा। तो सिंपल सी भाषा में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस, यहां से क्या प्रॉमिस, और फिर यहां से आया प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं? आंसर इज यस। ये बदले में कार दे रहा है, वो बदले पैसे दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और सिंपल सी भाषा में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट।
ये हमने लिख दिया। अब आता है एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, लीगल और सोशल। ये तुम्हारे को पता ही है ऑलरेडी, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है लीगल क्या होता है और सोशल क्या होता है, तुम्हारे को मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया। और हमारे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, लीगल चाहिए होता है, सोशल नहीं चाहिए होता। अब आता है एनफोर्सेबिलिटी क्या है। अभी मैंने बताया एनफोर्सेबिलिटी का जनरल मतलब क्या होता है, लागू करना। तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी इज कंप्लायंस विद द लॉ रूल और ऑब्लिगेशन। किसी भी चीज को ढंग से फॉलो करना, लागू करना इज कॉल्ड एनफोर्सेबिलिटी जनरली। लेकिन यहां पे हम एनफोर्सेबिलिटी किसको मानेंगे, जब सेक्शन 10 की 6 कंडीशंस पूरी होंगी। वो 6 कंडीशन क्या थी, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हारे को शॉर्ट में करके लिखवाया था, यहां पे प्रॉपर सेंटेंस बने हुए हैं, पेपर में तुम्हें सेंटेंस ही बनाकर आने हैं। पहला, द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये तुम्हारे को मैंने 6 पॉइंट बताया था, ये रहा। तो पार्टीज के बीच में रिलेशन कौन सा होना चाहिए, लीगल, लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पे, पार्टीज मस्ट फ्रीली कंसेंट, ये फ्री कंसेंट वाला पॉइंट हो गया, ये रहा फ्री कंसेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, सेकंड पॉइंट था, ये रहा। थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपीटेंट पार्टी वाला पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, कंपीटेंट पार्टीज। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन, ये हमने पढ़ा था, पार्टी देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, ये रहा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, यहां पे लिखा हुआ है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हमने पढ़ा था, ये रहा लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन दोनों हो गए। सिक्स पॉइंट क्या है, द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये भी हमने पढ़ा था, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। 6 कंडीशन हो गई। एक 7th कंडीशन उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, लीगल फॉर्मेलिटी, ये कुछ है ही नहीं। अगर 6 कंडीशन पूरी हो गई तो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, 6 कंडीशन पूरी हो गई तो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। इसका मतलब सीधी सी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे को 6 कंडीशन चाहिए होती है, कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस। अगर 6 कंडीशन पूरी होंगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। तो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ऑल द अबव मेंशन्ड कंडीशन देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में सारी कंडीशन एक साथ पूरी होंगी तो वह एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब सिंपल सी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें क्या चाहिए, पहला देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ये हमारे को पता है। अब आता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ये हमारे को पता है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, दोनों में से कौन सी चीज लीगली बाइंडिंग है। एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस इट सेटिस्फाइज रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10। एक एग्रीमेंट कब आपको फॉलो करना है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा पूरा करना होता है, क्यों करना होता है, फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी करने के बाद। नेक्स्ट, स्कोप, एन एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप, आ गया ना, एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है क्योंकि वो हमेशा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। वन इन अनदर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि एग्रीमेंट सिर्फ वही वाले कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी करेंगे। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, लेकिन क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, आंसर इज यस, कि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी होने के बाद। इसी के साथ तुम्हारी आज की क्लास खत्म हो गई, पूरा बेस बनवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह, और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडिया में लाने का लॉजिक क्या था। अगली क्लास से हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसको अगली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, यू विल लव इट, एंड ये मेरा प्रॉमिस है दैट यू विल लव इट, आगे वाले लेक्चर्स को भी। एंड आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना हमारे यूट्यूब पे AFLM को, एंड ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, थैंक यू।